ट्राइंगल में छोटी सी बात है बस, अगर जैसे ट्राइंगल की अपने बात करें तो ये जो ट्राइंगल आप देख रहे होंगे, इस ट्राइंगल का टॉप पॉइंट ए है ना, तो चाहे इस वाले ट्राइंगल की हाइट निकालो, चाहे इस वाले ट्राइंगल की हाइट निकालो, या इस बड़े ट्राइंगल की हाइट निकालो, हाइट तो सेम रहेगी सबकी। पर ट्राइंगल का एरिया डिपेंड किस पे करता है? बेस पे और हाइट पे। तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा उस रेशियो में ट्राइंगल का एरिया भी डिवाइड होगा। अब मैंने क्या कहा कि अगर आपने इस बड़े ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया तो केवल आपको ये बेस देखना है, ये जो बेस लिखा हुआ दिख रहा है ये किस रेशियो में डिवाइड है हमारा? BD और CD किस रेशियो में? 3:5। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी 3:5 में डिवाइड हो जाएगा। ये 3 होगा तो ये कितना होगा? 5। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये BD, उसके बाद DE और उसके बाद EC, 5 3 2 के अनुपात में, तो इस ट्राइंगल का एरिया 5 हो जाएगा। DE बेस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 3। और EC बेस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? इस अनुपात में ये एरिया डिवाइड होना है। अब आपको जैसे यहाँ पर बताया ट्राइंगल ABD का एरिया 45 है, तो ABD इधर वाला है ना, ये तो इस 3 की वैल्यू आपको बता दी कितनी है? 45 सेंटीमीटर। तो अगर 3 की वैल्यू 45 होगी तो 1 की कितनी हो जाएगी? 3 से 45 को डिवाइड करो, कितनी हो जाएगी? 15 से। आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल ABC का एरिया कितना है। इधर वाला पूछेगा तो 5 की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन पूरा पूछ रहा है तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर आप बात करें तो 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। अगर आप पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो 3 इसका है और 5 इसका है, तो 3 + 5 टोटल एरिया कितना हो गया? अब 1 की वैल्यू आपको पता है 15 है, तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा आंसर मिल जाएगा 15 × 8 120 सेंटीमीटर। इसका एरिया पूछेगा तो सिर्फ 5 की वैल्यू निकाल। इसमें क्या है, पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है? 95। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर कितना होगा? 5 इसका है, 3 इसका है और 2 इसका है। 5 + 3 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10। और 10 की वैल्यू हमारे पास है 95 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 से 95 को डिवाइड करेंगे तो कितना देगा? 9.5 सेंटीमीटर। आपसे कौन से ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है? ADE। ADE कौन सा वाला? देखो ADE, ये बीच वाला है, इसका एरिया निकालना है, यानी 3 की वैल्यू। तो 9.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 15, 27 और 1 28, यानी कि इसका एरिया आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर। तो मेरा मतलब ये था कि जिस रेशियो में बेस डिवाइड हो जाए उसी रेशियो में एरिया डिवाइड हो। एक और भी तरीका अगर आपको ये लग रहा हो कि क्यों ऐसा है, अगर ट्राइंगल का एरिया निकालते तो मैंने कहा था कि क्या
ट्राइंगल ADE का एरिया कितना हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं आपको लिखा चुका हूँ। अगर मिड पॉइंट से आप किसी ट्राइंगल को 20 से काटते हैं तो ये जो एरिया डिवाइड होता है ये किसमें डिवाइड होता है 1:3, क्योंकि नीचे 3 ट्राइंगल बन जाएंगे ऊपर जैसे। अगर इसके मिड पॉइंट को आप मिलाते हैं तो मिड पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो नीचे कितने ट्राइंगल बनेंगे, ऊपर बनेगा सिर्फ। और मैंने कहा था कि अगर मिड पॉइंट को मिला के ट्राइंगल बनाया जाए तो चारों ट्राइंगल बराबर होंगे, चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। तो ये तो आप भूल जाओ, इसको अगर हटा दें यहाँ से तो नीचे 3 ट्राइंगल है, ऊपर 1 ट्राइंगल है। आपको पता क्या है ABC का एरिया, ABC मतलब पूरे ट्राइंगल का एरिया। 1 + 3 कितना होगा, 4 की वैल्यू आपको दे रखी है। आपको 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो अगर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। और अगर 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 15 × 3 कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। 1 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 की वैल्यू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कौन से ट्रायंगल का पूछ रहा है, पहले तो ऊपर वाले ट्रायंगल यानी ADE का पूछ रहा है। तो ADE का एरिया कितना है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर ये नीचे वाले पार्ट का एरिया पूछा जाए तो नीचे वाले पार्ट का एरिया, ये जो ट्रेपेजियम बना हुआ है इसका एरिया कितना है 3, और 3 की वैल्यू कितनी 45।
स्टार्टिंग
आप देख रहे हैं ना पीटी, मैंने कल भी बताया था पीटी क्या है, हमारी टेंजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है कि सर्कल को बाहर से टच करते हुए जाएगी। तो ये जो पीटी है, पी से लेके आप टी तक देखिए, ये वृत्त को बाहर टच करती है। अब सेकेंड लाइन क्या होती है, अगर आप किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से वृत्त के अंदर इस तरीके से वृत्त को दो जगह पर, अगर आप वृत्त के अंदर से टच करते हुए निकलेंगे बाहर की साइड में, तो वृत्त की परिधि पे दो जगह इंटरसेक्ट करेगा ना ये, जैसे एक यहाँ पर ए पर और एक यहाँ पर, इसको बोलते हैं छेदक। बाहर से टच करती हुई जाएगी तो स्पर्श रेखा होगी, और अंदर से टच करते हुए निकलेगी तो दो पॉइंट पे टच होगी, एक तो इधर और एक इसके। तो ये छेदक रेखा है। इनमें क्या रिलेशन होता है, बस ये आपको याद रखना है और इस पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। आप पी टी यानी कि जो स्पर्श रेखा का स्क्वायर है, ये बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। इस थ्योरम को आप याद रखें ना, इससे आपसे डायरेक्ट स्पर्श रेखा कभी पूछेगा, कभी हो सकता है इसमें से कोई लंबाई पूछ ले जाए। अब जैसे सवाल किस तरीके के होंगे, आपको एक डायग्राम दिया होगा या फिर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज में क्या होगा, एक पॉइंट है, एक बिंदु है पी, पी से एक स्पर्श रेखा खींची गई जिसको हम पीटी कहेंगे, और फिर पी से एक छेदक रेखा खींची जाती है जो वृत्त को दो जगह पर डिवाइड करती है, दो जगह पर काटती है, ए पर और बी। अब जैसे अगर पी ए की लंबाई 9 है और पी बी की लंबाई कितनी 16 है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि पी टी की लंबाई कितनी, तो मैंने गलत सॉरी अब देखो पी टी की लंबाई निकालनी है, तो पी टी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। बस सीधा से ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा कॉमन क्या रखना है, ये जो पॉइंट है ना ये कॉमन रखना है, पी टी का स्क्वायर फिर पी ए और इंटू पी बी, ये कॉमन ही रहेगा तीनों में, जहाँ से आप ये टेंजेंट और सेकेंड लाइन खींच रहे हैं। पी ए की लंबाई आपको दे रखी है कितनी 9 से, ये जो पी ए है ये कितना है। अब आप ध्यान देना कि आपको ए बी की लंबाई दी गई है, यहाँ पर कितनी दी गई है, ए बी की लंबाई 16 दी गई है, लेकिन आपको यहाँ पर लगानी किसकी लंबाई, पी। पी से लेके अगर आप बी तक की लेंथ निकालेंगे तो 9 + 16 कितनी हो जाएगी, 25। तो यहाँ पर 16 नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको कितना लगाना है, 25। इस बात को अक्सर ऐसा होता है कि ए बी की लेंथ दे देती है, फिर होता है कि हम 9 × 16 करेंगे तो डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। तो आप ध्यान रखना इस बात को, ए से लेके बी तक की लेंथ नहीं लगानी, आपको पी से लेके बी तक की लेंथ लगानी। तो ये वाला 9 और ये 16 दोनों ऐड हो गए, तो यहाँ 25 लगाएंगे, 25 का 9 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 200। पी टी का स्क्वायर 225 है, और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। इसका मतलब ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लेंथ हमारी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। अब इधर रखें, इसमें आपको क्या दे रखा है, ए बी की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और पी टी यानी कि ये वाली दे रखी है कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये वाली 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है या तो पी ए होगा या फिर पी टी होगा। चलो पी ए की लेंथ निकालते हैं, फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, पी टी का स्क्वायर इसके बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। अब जरा सोचो, ना तो पी ए पता है ना पी बी पता है, तो इस पी ए की लेंथ को आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से यहाँ तक x मान, तो इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, x लगा सकते हैं। जब हम पी से लेके बी तक की लेंथ लगाएंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इधर हमारा पी टी की वैल्यू कितना है, 12। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। तो अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, x और x + 10 बराबर में 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। दो तरीके, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो अगर आता हो, नहीं तो आप पता क्या है, कभी भी ये चीजें किया मत करो कि अंदर मल्टीप्लाई करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। आपको पता है एक वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू x + 10, दोनों में डिफरेंस कितने का है, x और x + 10 में डिफरेंस कितने का है, 10 का है, और मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। तो बस ये सोचो 144 के दो ऐसे फैक्टर कौन से जिनका डिफरेंस हमारा 10 होगा, तो आप कहेंगे 18 और 8। 18 और 8 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, हमें तो केवल यहाँ पर डिफरेंस 10 रखना है और मल्टीप्लाई करके कितना ला रहे हैं, 44। छोटी वाली वैल्यू कौन सी, x या x + 10, x। तो x की वैल्यू होगी कितनी, 8, और x + 10 की वैल्यू कितनी होगी, 8। चाहे तो आप देखो यहाँ 8 लगाएंगे, 8 + 10 कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 8 लगाएंगे तो 8 और + 10 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अगर आपको जैसे ऐसी कभी कंडीशन मिल जा रही है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, लास्ट में जाके करना फैक्टर होगा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व के बिना फैक्टर भी कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा फैक्टर। तो आप यही देख लो कि डिफरेंस 10 का है, मल्टीप्लाई होगा 144 आ रहा है। अगर आपके माइंड में आ जाए, ट्रैक कर जाए तो ठीक है, बढ़िया बात है। x की वैल्यू हमारी 8 आ गई और हमें पी ए की लंबाई निकालनी, पी ए हमने कितना माना था, x, तो ये हो जाएगा हमारा कितना
8 से पूरा यहाँ से यहाँ तक पूछेगा तो 18 हो। कॉलेज में पूरनपुर में है, लेकिन है कहाँ? इधर कहीं पड़ता है, कॉलेज काफी दूरी पे है। इधर पड़ता है मिलेनियम पार्ट नहीं, पूरनपुर का लोकल में नहीं है। कॉलेज जैसे अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो पूरनपुर ही दिखाता है, लेकिन है नहीं, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर लो तो कोई भी समस्या नहीं। लेंथ की अगर बात आएगी तो हमेशा पॉजिटिव ही ली जाएगी, दो आएंगे तो दो रूट निकल के, लेकिन अगर नेगेटिव आ भी नहीं तो लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी। अरे लंबाई माइनस में कैसे ले आओगे किसी या तो वृत्त के अंदर कहीं इंटरसेक्ट करेगी या वृत्त के बाहर उस केस में करेंगे। जैसे एक जीवाई है और एक जीवाई है, तो ये वाली दोनों जीवाएं क्या वृत्त के अंदर काट सकती है? नहीं काट सकती, इसको आगे बढ़ाना होगा, कहीं बाहर जाके काटेगी। वो पॉइंट मान लेते हैं। अब वृत्त की जीवाएं अगर चाहे वृत्त के बाहर या फिर वृत्त के अंदर कहीं भी काट, ये वो हो गया, इसको ए लिख दे रहे हैं और इसको क्या लिख दे रहे हैं, इसको सी लिख लो और इसको आपको डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आपसे कहेगा एक जीवा, थोड़ा सा आपको लिख दिया ऐसे, तो आपको क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं, तो ए बी और सी डी को आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब पता कि इधर ए बी की तरफ बढ़ाया जाएगा और इधर सी डी की तरफ, आगे कहीं पॉइंट ऊपर इन्होंने एक दूसरे को काटा। इनमें क्या रिलेशन होगा बता सकते हैं?
चाहे अंदर काटें रख के या फिर बाहर। इस वाले पॉइंट को जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको आपको कॉमन रखना। पहले आप इस वाली जीवा की बात करें, ओ से लेके ए तक की लेंथ होगी, फिर ओ से लेके बी तक की लेंथ, उसके बाद ओ से लेके सी तक की लेंथ ओ सी, और इसी वाली जीवा में ओ से लेके एक बार डी। इसको तो आप देखो इससे भी प्रूव कर सकते हैं ये वाली जो प्रूव, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कोई टेंजेंट यहाँ से खींचता हूँ, स्पर्श रेखा खींचता हूँ, तो वो स्पर्श रेखा जो होगी ना उसका रिलेशन इसी से तो होगा ओ बी इंटू ओ ए, और इस वाली अगर छेदक रेखा से बात करें ओ डी इंटू ओ सी, तो ये दोनों तो बराबर ही होंगे क्योंकि स्पर्श रेखा थोड़ी ना बदल जाएगी उसकी। और यहाँ पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यहीं पे तो इंटरसेक्ट किया था, तो ओ से लेके एक बार ए तक की लेंथ और ओ से लेके बी तक की लेंथ बराबर किसकी होगी, ओ से लेके सी तक लेंथ और ओ से लेके डी। अब इस पे कैसे सवाल हो सकते हैं? अगर आपसे x की वैल्यू पूछती है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा तो ओ ए इंटू ओ बी का मल्टीप्लिकेशन ओ सी इंटू ओ डी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए ओ से लेके ए तक की लेंथ अगर मैंने 5 दे दी, ओ से लेके बी तक की लेंथ कितनी है, फिर ओ से लेके सी तक की लेंथ हमने x मानी और ओ से लेके डी तक की लेंथ कितनी, आप इजीली निकाल सकते हैं। 3 से यहाँ 5 बार लगेगा, अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, मतलब ये तो एक्स वाई कितना होगा। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, एक दो हमारे
चारों वर्टिक्स चारों सी वृत्त पर, जैसे अगर हमने चक्रीय चतुर्भुज लिया यहाँ से ए बी सी, ये मतलब दो इंपॉर्टेंट बातें आप समझ लेना। एक तो ये है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सामने वाले कोण होते हैं ना, इनका टोटल 180 होते हैं। जैसे आप देखिए ए के सामने कौन सा आ रहा है, तो ए और सी का जो टोटल रहेगा वो हमेशा रहेगा 180। डी के सामने कौन सा है, डी, एंगल बी और एंगल डी का जो सम होगा वो 180 की। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, उनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये बात याद है। दूसरी चीज, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का एक्सटीरियर एंगल, अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी कि बाह्य, अगर आपको बाह्य कोण निकालना है ना, तो सम्मुख अंतःकोण के बराबर होगा। बाह्य कोण किसके बराबर होगा, सम्मुख अंतःकोण। जैसे कि आप समझिए, अगर मैं आपसे कोई ये वाला कोण आपका 72 डिग्री, तो ये वाला कोण जो बाहर वाला होगा ना, ये एक्सटीरियर एंगल भी कितना होगा। कारण ये है ना कि ये दोनों भी तो 180 बना रहे हैं मिलकर। एक सीधी रेखा की अगर हम बात करें तो ये 180 की तो होगी, ये दोनों भी 180 बना रहे हैं और ये दोनों भी मिलकर 180 बना रहे हैं। अगर ये वाला कोण कॉमन है तो इसका मतलब बाकी ये जो दोनों होंगे क्या होंगे, बराबर। तो आप ध्यान रखिएगा, बाहर वाला कोण हमेशा सामने वाले अंतःकोण के बराबर होगा। सामने कौन सा आ रहा है, बाहर। और बाकी अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, बराबर। अब इसमें कैसे सवाल पूछ सकते हैं। पहले वाले सवाल में बोल दिया चक्रीय चतुर्भुज, तो आपको ये सोचना ही नहीं है, ये समझ लो ये जो चतुर्भुज होगा इसके चारों वर्टिक्स सर्कल पर। अब इसमें अपोजिट कौन सा आएगा, देखिए जो पास में वो अपोजिट नहीं आ सकते। ए के अपोजिट कौन सा आएगा, सी, और बी के अपोजिट कौन सा आएगा। तो मुझे ये पता है कि एंगल ए को अगर एंगल सी में हम ऐड करेंगे तो ये होगा कितना, 180। बी और डी अपोजिट है, तो यहाँ पर देखो एंगल सी तो हमें पता है, तो यहाँ लिखा था सही कर लेना। एंगल ए हमें पता है कितना है यहाँ पर, 65, और एंगल सी हमें नहीं पता है, तो हम एंगल सी निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर 180 में से 65 आप इधर आके माइनस कर दोगे, 180 में से 65 घटाने पर कितना बचेगा, 115। तो एंगल ए के सामने अगर एंगल सी होगा तो एंगल ए की वैल्यू तो 65 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 115, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। ऐसे ही अगर एंगल वी और एंगल डी की बात करें तो एंगल वी के सामने एंगल डी होगा और इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180। वी कितना है हमारे पास, 48 डिग्री।
तो यहाँ से आप एंगल डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप एंगल डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 48 इधर आके माइनस हो जाएगा। 180 में से 48 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 100। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 132। और एंगल सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 115। आपसे पूछ रहा है सी और डी में डिफरेंस कितने का होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं? माइनस ही तो करना है। 132 में से आपको 115 माइनस करना है। 132 में से 15 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना देगा? 17 डिग्री का देगा। अब नीचे वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ये वाला एंगल दिखा देंगे। देखो ये तो पता है अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, तो अगर ये वाला एंगल मिल जाएगा तो ये अपने आप से मिल जाएगा। ये एंगल हमारे पास है नहीं क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू नहीं। तो आप ये बताइए a और c में भी तो हमें पता है एंगल a और c का जो सम होगा, अगर आप एंगल ए में एंगल सी को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो आप देखो ए कितना है? 5x और सी कितना है? 4x। अगर 5x में 4x अगर आप ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। 5 + 4 कितना होता है? 9x। अगर 9x की वैल्यू 180 डिग्री है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 डिग्री हो जाएगी। अब पता है x की वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब है इस वाले एंगल की वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू लगा दें, कितना लगाना है? 20। 20 इंटू तो कितना होगा? 40 और 8 ये वाला। तो अगर इस वाले एंगल को आप काउंट करेंगे तो ये जो एंगल आएगा ये कितने डिग्री आ जाएगा? 48 डिग्री आ गया। ये 48 है तो एंगल डी निकालने में कोई दिक्कत है ही। एंगल बी प्लस एंगल डी दोनों का सम कितना होगा? 180। जब आपको पता है कि एंगल बी हमारे पास ये 48 डिग्री है, अगर ये 48 डिग्री है तो उधर जाके माइनस करना पड़ेगा। अगर आप इस 48 को 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल डी रह जाएगा, और एंगल डी हमारा कितना आ जाएगा? 132। यही आंसर है।
मांगे मैंने 6 रुपए मांगे, पानी पी लेंगे तो दे देगा। अच्छा नीचे से लाए घर से लाए 4 रुपए और नकद बात है सर, घर से लाए ये पानी ऐसे मुझे बाहर तब से लोग टैग लेके आ जाएंगे बाहर करा देंगे 5 रुपए में। केंद्र से अगर आप जीवा पर परपेंडिकुलर जाएंगे तो ये सामने वाली जो जीवा है ना, इसको समविभाजित करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। उसका रीजन ये है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 90 तो है ही, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 हो गए, ये दोनों रेडियस हो और बीच वाली साइड क्या है। उस हिसाब से अगर प्रॉपर्टी हम एस लगा लेंगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। आप केवल ये समझ लो, जैसे ये कोई जीवा ए बी है, अगर इससे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये सामने वाली जो ए बी जीवा है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ए डी बराबर होगा किसके, दूसरी चीज अगर आप ये 90 बता रहे हैं तो यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा ही। 90 के सामने आपको दिख रहा होगा ओ ए, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये इस वृत्त की त्रिज्या भी है। ओ ए का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब आप इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ओ ए क्या है पता है, इस वृत्त की त्रिज्या है। ए डी क्या है यहाँ पर, ए डी इस जीवा का हाफ है, आधा। तो जो जीवा की लंबाई होगी उसका आधा लगेगा यहाँ पर। ओ डी क्या है, ये यहाँ से डाला गया 6 मतलब लंबा। तो आपको पता है इसमें जब क्वेश्चन दिया जाएगा लैंग्वेज की फॉर्म में तो आपको ये हेल्प रहेगा, आपको बताया जाएगा एक वृत्त है उसका केंद्र O है, एक जीवा है ए बी की लंबाई इतनी, उससे डाले गए लंब की लंबाई इतनी तो वृत्त की त्रिज्या है। या त्रिज्या बता दी, डाले गए लंब की लंबाई बता दी तो आपसे जीवा की लंबाई पूछी है। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी लगा सकते हैं।
रुपये आपको चाय कम से कम इतना तो सोच करो, एक चाय है। मेरा पूछना बनता है क्योंकि अब सामने पीने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तो सोच लेंगे फॉर्मेलिटी का मतलब भी तो समझा लो। तो कोई फॉर्मेलिटी करते तो तुम कहोगे आप फिर एक चाय फिर कितने लोगों को पिला सकते हैं? 2 लोगों यहाँ कर दिया तो कैसे मिलेगा? दूसरा कभी नहीं है। कोई बात नहीं, ये भी था ना सब तुमको चाय पहले वाला क्वेश्चन सर क्या दे रखा है, आप इसको समझो। आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो उसमें देखो आपने ये बनाया कि ट्राइंगल है एबीसी और इसके अंदर एक सर्कल है, तो यहाँ पर आर पे टच कर रहा है, यहाँ पी पे टच कर रहा है, यहाँ क्यू पे टच कर रहा है। तो मैंने कहा ए आर कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आर और सी के बीच में मैंने कहा ये कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर ए और बी के बारे में बात हुई, ए और बी कितना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये पूरा 12 है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये पूरा कितना हो जाएगा, लेकिन अगर ट्राइंगल का परिमाप निकालना होता तो तीनों साइड होनी चाहिए, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी। अगर तीनों साइड मिल रहे हैं तभी तो आप पेरीमीटर बता पाओगे। तो अब मैंने थ्योरम दिखाई थी आपको अभी कभी, मैंने कहा था कि किसी भी सर्कल में एक ही पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट खींचेंगे तो दोनों आपस में कैसे होंगी, एक ही पॉइंट से खींची हुई 2 टेंजेंट इक्वल होती हैं। तो आप जरा बताओ यहाँ से यहाँ तक ये कितना है भाई 6। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक होगी, ये भी कितनी होगी 6। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना, सी से हमने 2 टेंजेंट खींची, एक तो सी आर और दूसरी वाली कौन सी सी क्यू। तो सी आर की लंबाई अगर हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। बात कितनी क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो ये नहीं पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी, लेकिन ये तो पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये भी कितनी होगी 12 में से 5 माइनस कर दो कितना बचा 7। तो ये वाली कितनी बची, आप समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जितनी लेंथ होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक होगी, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे इस पर्सन। तो अगर जैसे यहाँ पर नहीं भी पता तो ये वाली पूरी तो पता है 12 और इधर वाली कितनी है 5, तो ये 7 हो जाएगी। तो अब बताओ ये पूरी 7 + 6 कितनी हो जाएगी, BC की लंबाई तो हो जाएगी पहले कितनी 12, AB कितना है 12, BC की लंबाई कितनी होगी 13 और CA की लंबाई कितनी होगी 11। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो जो इसका पेरीमीटर आएगा वो कितना आ जाएगा। तो सवाल कोई बैठे नहीं था, बस ये था कि अगर आप थोड़ा कोशिश करे हुए होंगे पहले से तो टाइम कम लगेगा, मतलब कर तो आओगे, चलो कोशिश करोगे। इसको देखो ये बोल रहा है कि AE जो है ना वो 8/3 BD। चलो समझो इसका मतलब आप यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं ना AE और ये BD को आप बटेंगे, अगर ये इधर आएगा तो डिवाइड भी तो आएगा, कितना आएगा 8/। तो मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ AE के सामने 8 है तो मैंने AE की लेंथ को 8 मान लिया, BD के सामने 3 है तो BD की लेंथ को कितना मान लिया 3। अब काम की बात, यहाँ पर जो ट्राइंगल ABC होगा
और जो बड़ा वाला ट्राइंगल होगा ए बी सी डी, ए सी ई, बड़ा एक छोटा वाला बड़ा वाला ट्राइंगल है ए सी ई, और एक छोटा वाला ट्राइंगल है कौन सा बी सी डी। इन दोनों ट्राइंगल का जरा आप देखो क्या संबंध है। ये जो लाइन है ये आपको बता दी पैरेलल है, बीडी पैरेलल है किसके, तो पैरेलल लाइंस में अगर हम बात करें, जैसे ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल होगी तो जाहिर सी बात है कि इनके संगत कोण बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर, और इधर वाला ये जो कोण है ये इसके बराबर। कभी तो बताया था अगर दो ट्राइंगल के दो कोण आपस में इक्वल होंगे तो वो सिमिलर होंगे, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर। सिमिलर का ये वाला होता है और कॉन्ग्रुएंट के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर होंगे, सिमिलर होने का मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा एरिया का रेशियो उसके स्क्वायर में होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड अगर देखें इसमें कौन सी, बीडी के करस्पॉन्डिंग कौन सी आएगी, ए। आप देखो यहाँ से बीडी के करस्पॉन्डिंग देखो ए ई और बी, ये करस्पॉन्डिंग साइड। ऐसे ना पता लगे तो आपको पता है तीसरा एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन ही तो है, तीसरे एंगल के सामने छोटे ट्राइंगल में बीडी है और बड़े ट्राइंगल में क्या है ए। तो दो सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो, एरिया देखो ए सी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। अब दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर में होता है, ये मैंने कल ही बताया। जो उनकी साइड का होगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, एरिया का रेशियो उसके स्क्वायर में होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड ही तो है बड़े वाले ट्राइंगल की ए ई, ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ले ली क्योंकि ऊपर हमने ट्राइंगल बड़ा लिखा है। छोटे वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बी, और ये होगा इसके स्क्वायर। तो ए ई हमारा कितना है 8 बटा डी। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो पता लग गया 64 अपॉन कितना आ गया। ये बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल के एरिया का रेशियो है। तो आप मुझे ये बताइए छोटे वाले ट्राइंगल का अगर हम एरिया 9 मानते हैं और पूरे ट्राइंगल का 64 है, तो 64 में से जरा 9 घटाइए कितना बचेगा, 64 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, यानी कि ये जो नीचे बचा हुआ जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया कितना होगा, पूरा 64 है। आप देखो ए सी ई पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा है 64, और छोटे वाले ट्राइंगल का तो 64 में से 9 घटाएंगे तो बचा कितना 55। आपसे पूछ रहा है बीसीडी यानी छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया, और जो नीचे वाला ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा यानी कि जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया कितना 55। तो इन दोनों का रेशियो अगर पूछा जाएगा तो 9 अनुपात में कितना हो जाएगा। लेकिन पेपर में तो इसमें ये पूछा गया था कि छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या है, लेकिन अगर छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमने यहाँ से निकाल लिया तो इस क्वाड्रिलेटरल के लिए हम निकाल सकते हैं। अभी जो यहाँ पे ट्रायंगल बताया था इससे पहले ऐसा वाला जो आया था उसमें इसका रेशियो वो मिड पॉइंट पे होता है, मिड पॉइंट अगर होगा तब तो 1 3 होगा। इसका मिड पॉइंट है, इसमें ये कोई कंफर्म थोड़ा ना ये मिड पॉइंट है, लेकिन उसमें कंफर्म था ये मिड पॉइंट है, तब वो देखो मिड पॉइंट होगी तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो पहली बात तो आधी होती है, अगर ये 2 होगी तो ये कितनी होगी 1 होगी।
अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 1 में की रेशियो है, वो केवल एक ही केस में होगा जब मिड पॉइंट हो गई। अभी बिल्कुल जस्ट अभी मैंने ये वाली थ्योरम कराई है, अब आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस सवाल का आंसर मुझे बता दें। आपको बताना ये है कि इसमें x की वैल्यू क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए।
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये तो अभी कराया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना कि जो हमारी टेंजेंट होगी स्पर्श रेखा हमारी ये वाली है, पी से लेके कहाँ तक टी, यानी कि पी टी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, पी ए इंटू पी बी। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लो। अगर हम पी टी की बात करें तो यहाँ पर 5 है, ठीक है, इसको सही कर लेना, ये 5 होगा, ठीक है। पी टी की जगह पे हमें क्या लगाना है, 5 है, और पी ए की वैल्यू कितनी है, 4। अब आप मुझे ये बताइए पी बी की लेंथ कितनी लगाएंगे। भाई 4 को यहीं तक है, आगे की x और जोड़नी है तो 4 + x लगा लेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 4 + x। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। 16 अगर 25 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 के बराबर अगर 4x है तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 9/4। 9/4 को अगर आप सरल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। 9 को 4 से डिवाइड करेंगे 2.25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटर है, यहाँ पर 132 बनना है, तो आप खुद ही सोचिए कि ये वाला एंगल कितना बनना होगा, क्योंकि मुझे बताया ना कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो वर्टेक्स में एंगल जितना बनना होगा, यानी कि जो परिधि पर बनना होगा उसका डबल होगा। तो 132 का आधा होगा यहाँ, तो 132 का अगर अपने आधा करेंगे तो यहाँ पर एंगल कितना बनना चाहिए, 86। क्यों ये आधा बनेगा, क्योंकि केंद्र वाला जो एंगल होगा वो परिधि पर बनने वाले एंगल का डबल होना चाहिए। मैंने बताया था अगर आप इसको मिला दें ऐसे, तो आप देखो एक ही वृत्तखंड में है सेंटर, और जो परिधि पर एंगल बनना है एक ही वृत्तखंड में, तो परिधि वाले एंगल का यहाँ डबल बनना चाहिए, तो ये वाला हमारा कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। अब आप मुझे इस पूरे को देखो ध्यान से, ABCD क्या है, ये इस आकृति को क्या नाम दोगे आप, ABCD को चतुर्भुज है, और इसके चारों वर्टिक्स चारों शीर्ष वृत्त पे ही तो है, तो क्या हम इसे चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तो अपोजिट का एंगल होना, सॉरी सम होना चाहिए, वो कितना, 180। तो अगर आप यहाँ से ये वाला एंगल निकालोगे, सिर्फ इधर वाले की बात कर रहे हैं, और या फिर आप चक्रीय चतुर्भुज में ये भी जानते हैं कि जो बाहर वाला एंगल होता है वो सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है, तो आप बताइए इसके सामने अंतःकोण कितना है, 36। तो ये वाला जो एंगल आएगा ये डायरेक्ट लिख दो, कितना आ जाएगा, इसको निकालेंगे तब भी 180 में से घटा के निकालते बाद में, लेकिन हमें पता है वही कोण जो होता है अंदर वाले जो सम्मुख अंतःकोण होगा उसके बिल्कुल बराबर ही होगा, 86 है। ये पैरेलल है दोनों लाइन, कौन सी, DE और EE। पैरेलल लाइन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग छोटे ट्रायंगल की और बड़े ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो आप देखो यहाँ पर छोटे ट्रायंगल की एक साइड कौन सी है, CD। छोटे ट्रायंगल की साइड कौन सी है, गलत लिख दिया मैंने, ऐसे भी ऐसे देखो, ये सही कर लेना, चेक कर लेगा, ये है क्वेश्चन। फिर आपको क्या क्या ठीक है, x की वैल्यू निकाल दिया। अब आपको पता है जब ये पैरेलल लाइंस काटती है तो मैंने आपको ये तो बताया था कि छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी आ रही है, CD, और बड़े ट्रायंगल की साइड लेंगे तो कौन सी आएगी, AC। यहाँ छोटे ट्रायंगल की साइड कौन सी आएगी, CD, और यहाँ पर बड़े ट्रायंगल की साइड कौन सी आ रही है, इसकी बराबर होगा।
लेकिन अगर आप देखें तो BC भी पता है, AC भी पता है, लेकिन यहाँ पर AD दे रखा है और यहाँ दे रखा है CD, तो क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर 1/3 और 1/3 बराबर है तो क्या इनका डिफरेंस करें, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? तो बचा हुआ पार्ट भी तो बराबर ही होगा। तो आप खुद सोचो कि अगर मैं इस AC में से CD को माइनस कर दें तो फिर बचेगा क्या? AD भी तो बचेगा। तो आप माइनस करके भी लिख सकते हैं, AC में से CD माइनस करेंगे, तो अगर AC में से CD माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा? AD। पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक AC, इसमें से CD हमने माइनस कर दी, तो इधर भी माइनस करना होगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला। अगर आप इस पूरे BC में से CE माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? BE बचेगा, और नीचे वाला पार्ट सेम रहेगा, AC यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा क्या? BC। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार से, छोटे और बड़े ट्रायंगल की साइड का रेशियो तो इक्वल है, ये जरूरी नहीं है ये वाली, आप जो बचा हुआ पार्ट है उसको लेंगे तब भी बचेगा। अब यहाँ पर AD कितना है हमारा? AD हमारे पास कितना है? x माइनस। AC कितना है हमारे पास? 2x। BE कितना है हमारे पास? x माइनस 2। और यहाँ पर BC कितना है? 2x और प्लस, इसको केवल सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले 2x का मल्टीप्लाई x से करिए, अगर 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x और x का मल्टीप्लाई x की पावर कितना हो जाएगा? फिर 2x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4x। इधर आप देखो x माइनस 3 है, तो पहले x का मल्टीप्लाई करो 2x से, क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर। फिर x का मल्टीप्लाई प्लस 3 से करोगे 3x आ जाएगा। अब -3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -3 और 2 का मल्टीप्लाई -6x। -3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3 और 3 का मल्टीप्लाई। अब आप देखो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या बचेगा हमारे पास? देखो 3x -6x क्या हुआ? अच्छा ये 9 माइनस का होगा। अब देखो अगर माइनस का 9 है तो इसको या तो इधर ले आओ, जैसे आपको पता है ये माइनस का 4x है, तो 3x में से 6x घटाओ कितना बचेगा? 3x में से 6x घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 3x बचेगा, और इधर लेके आएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और बराबर में क्या है? माइनस। 3x में से x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, बराबर माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी होगी? आप इसको सॉल्व चाहे अपने तरीके से करके देख लेना, आएगा इतना ही, कोई फर्क नहीं। अगर ये एंगल वाई सेक्टर होता है, ये वाला एंगल वाई सेक्टर होता है, मैंने कहा ना कि अगर कोण का संद्विभाजक होगा तो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में इसकी बाकी दोनों साइड है। मैंने क्या कहा, या तो लेफ्ट से लिख लेना है, मैंने यहाँ से लेफ्ट लिखा, देखो एक साइड 6 और दूसरी x, एक साइड कितनी है यहाँ पे 6 और दूसरी वाली साइड 2x माइनस। तो नीचे वाली साइड के जो दो टुकड़े किए ना, आप लेफ्ट से ही लिखना, पहले क्या लिखना है? x माइनस, और इधर वाले को क्या लिखना है? कर लो क्रॉस। 2x का x से मल्टीप्लाई क्या होगा? 2x स्क्वायर। 2x का -2 से मल्टीप्लाई -4x। -3 का x से मल्टीप्लाई -3x। 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इधर आ जाएगा 6x। अब बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ x का वैल्यू ऑप्शन लिख देते तो थोड़ा सा हो जाता, चलो कोई दिक्कत। क्या आएगा इधर? देखो 6x है, 4 और 3 कितना हो गया? 7, और ये वाला 6 इधर आके वो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 13x, और प्लस 6 के बराबर हो जाएगा 6। कुछ कॉमन वॉमन आना नहीं है, तो अब देखो तरीका समझ लो। अगर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी आती है अच्छी बात है, वरना आप देखो एक चीज़ देखा करो, एक्स स्क्वायर और ये जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया करो। जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। 2 × 6 कितना होता है? इसके आपको फैक्टर करने होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उनके ऐसे गुणनखंड करने होते हैं कि आपको ये जो x का कोफिशिएंट है इसके बराबर वैल्यू लानी, या तो जोड़ के या फिर घटा के। कैसे पता लगेगा? वो इसके बाद वाले नंबर पे डिपेंड करता है। इसके बाद क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो अगर प्लस आ रहा है तो जोड़ के 13 आ जाए, 12 के ऐसे फैक्टर करो। अगर आप इसके ऐसे फैक्टर करेंगे तो 12 × 3 12, यानी कि अगर मैं 12 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? ये इतना काम कर लिया। लेकिन 13 प्लस का नहीं लाना है, माइनस का लाना है। तो माइनस का 13 लाने के लिए
आपको माइनस का 12 और माइनस का कितना लेना होगा, -12 और -1 को जोड़ेंगे तभी तो माइनस का 13 आएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप, जब आप इसके फैक्टर करते फिर दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। पहली स्टेप में क्या करना है, आपको 12 के ऐसे फैक्टर करने 13 जोड़ दिया जाएगा। आपने कहा 12 + 1 कितना होगा, लेकिन अगर माइनस लाना है तो फिर दोनों में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, इनके सिंबल चेंज कर दिया आपको, माइनस का क्या हो जाएगा दूसरी तरफ जाके प्लस, और ये माइनस का दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब जो x² का कोफिशिएंट है उससे कर दो डिवाइड। अगर मैं डिवाइड करूंगा x की एक वैल्यू तो 6 आ जाएगी और x की एक वैल्यू आ जाएगी 0.5। ऑप्शन देखो एक बार, एक ही ऑप्शन आंसर देखते हैं, वो तो सवाल ही बहुत मुश्किल से होता है। ऑप्शन तो एक ही दे रखा है, 6 दे रखा है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही ऐसा। हाँ हो गया, ये गलत पता है क्यों है, अरे ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक लेंथ दे रखी है x - 2, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 से तो बड़ी होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप 0.5 लगा देंगे तो 0.5 में से 2 घटाएंगे माइनस में नहीं आ जाएगी फिर, तो इसका मतलब ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी क्योंकि x - 2 दे रखा है एक जगह, तो ये वाला हमारा गलत आंसर होगा। सही आंसर कौन सा होगा, थैंक यू। 24। अटेंडेंस वाली कॉपी का के बाद फिर से 11 से शुरू कर देते हैं आपको, 19 को 10 पढ़ लिया होगा तो 11 से शुरू। बच्चे ज़्यादा थे, बहुत कम लग रहे हैं इसमें, तो डायरी करके बीच में 8-10 बच्चे, ये तो हम लोग सोच रहे थे सर। और कोई बच्चा है जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी?
126 कितनी 118 ये वाला एक्स की वैल्यू बता नहीं आप इसको हटा दो, उसकी कोई आवश्यकता है भी नहीं। मैंने हमेशा पहले आप ये निकाला तो अगर आप इसको मिलाएंगे ना तो सेंटर इधर बन रहा है तो ये वाला एंगल आधा हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो ये वाला कितना हो गया 63। अगर ये 126 है तो 163 ही होगा। अब आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम होना चाहिए 180, तो 180 में से 63 माइनस करोगे पता लग जाएगा कितना बचेगा 170। पहले निकाला करो ये वाला, फिर इन दोनों का सम 180 रखोगे तो पता लग जाएगा। ये मत कोशिश करना कि ये आधा होगा, ये नहीं आधा होगा। मैंने दिखाया था सेम सेगमेंट में अगर एक ही वृत्तखंड में बात हो रही होगी तब तो ये कह सकते हैं सेंटर वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल होगा।